चलो जी, सॉल्यूशन क्विज नंबर 18 का ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, ट्रिपलेट कोडॉन कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिस दैट स्टैंड फॉर वन अमीनो एसिड। तुम जानते हो यार, जेनेटिक कोड का सबसे फंडामेंटल कहानी है कोडॉन इज ट्रिपलेट, 3 का बना हुआ होता है कोडॉन। क्वेश्चन नंबर 2, जब ह्यूमन जीनोम को सबसे पहली बार सीक्वेंस किया गया तो साइंटिस्टों ने माना कि शायद 1 लाख जीन होंगी, लेकिन जब कंप्लीट किया गया, एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा 25,000 के आसपास ही जीन है। तो भाई ऐसा कैसे हुआ? भाई सीधी सी बात है कि जितने प्रोटीन हमारे पास हैं उसके हिसाब से जीन कम है, तो एक ही जीन से मल्टीपल प्रोटीन बनने के रास्ते क्या क्या है? जीन एडिटिंग के द्वारा भी ये काम पॉसिबल है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से भी ये काम पॉसिबल है, एक्सॉन शफलिंग से भी ये काम पॉसिबल है, और इंट्रॉन एक्सिजन की कहानी तो नहीं है कम से कम। अब क्योंकि जीन एडिटिंग जो है वो सभी तरह के आरएनए में देखने को नहीं मिलती। कुछ गिने चुने एग्जाम्पल थे, जैसे कि तुमने देखा था कि एक एडीआर वाली कहानी थी, तो एक एपोलाइपोप्रोटीन B100 B48 वाली स्टोरी थी। तो जीन एडिटिंग बहुत लिमिटेड प्रोटीन्स के अंदर है, ये वाली बात भी नहीं है। हाँ, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से एक ही जीन से अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग प्रोटीन बनते हैं, कभी कोई एक्सॉन स्किप कर गए तो कभी कोई। इसलिए अल्टरनेट स्प्लाइसिंग है जो इसका बेस्ट आंसर है, जिससे सबसे ज्यादा डायवर्सिटी क्रिएट होती है और एक ही जीन से मल्टीपल टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं अलग अलग टिश्यूज में। क्वेश्चन नंबर 3, वोबल हाइपोथेसिस की कहानी कर रहे हैं, और इस पेयरिंग की वजह से क्या होता है? तुम्हें याद होगा कि वोबल में कहानी ये थी कि एक ही एंटीकोडॉन जो कि ट्रांसफर आरएनए में मौजूद है, मोर देन वन टाइप ऑफ कोडॉन से पेयर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है द रिडंडेंसी ऑफ द जेनेटिक कोड। भाई रिडंडेंसी का मतलब था कि एक के अमीनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन। अब अगर मल्टीपल कोडॉन्स को, सपोज CCU है, CCA है, CCG है, अब इन तीनों कोडॉन्स को एक ही ट्रांसफर आरएनए पहचान सकता है जिसके पास एक ही अमीनो एसिड है, तो ये वाली बात है जस्टिफाइड है। ऑप्शन नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक मैसेज। कंजर्वेशन के लिए तो एक कोडॉन को एक ही ट्रांसफर आरएनए पहचानना चाहिए था। द लार्ज वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड एनकोडेड बाय द जेनेटिक कोड। 20 तो अमीनो एसिड हैं जिन्हें कोड करते हैं जेनेटिक कोड। द एक्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल द अमीनो एसिड। भाई ट्रांसफर आरएनए तो वैसे ही कम है, एक्सेस की बात नहीं है। इंडिड यहां ये होता है कि कम ट्रांसफर आरएनए से सभी अमीनो एसिड कोड हो जाते हैं, तो बात समझ में आती। तो वोबल की वजह से जेनेटिक कोड की रिडंडेंसी मेंटेन होती है, एक ही अमीनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन, और इसी को हम लोग डीजेनरेटिव भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया एक ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल पर जो कनेक्ट करता है स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल से, उसे हम क्या कहते हैं? तुम्हें याद है कि ट्रांसफर आरएनए के अंदर जो पार्ट मैसेंजर आरएनए से हाइब्रिडाइज करेगा, इसको आप बोलते हो एंटीकोडॉन। तो ये एंटीकोडॉन था। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a nucleic acid found in ribosome and is an important building block of ribosome? It is responsible for the peptide bond reaction catalyzed and considered as ribozyme. राइबोसोम में न्यूक्लिक एसिड के नाम पर राइबोसोमल आरएनए नहीं मिलते हैं, बात तो यहीं पर ठीक हो गई थी। और रही है जो कसर है वो इस बात पे पूरी हो गई कि राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए ही तो है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और इसीलिए बड़ी राइबोसोम की यूनिट को, जिसके अंदर वो राइबोसोमल आरएनए है, उस राइबोसोमल आरएनए को हम लोग राइबोजाइम भी कहते हैं। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following piece of evidence is among the strongest that support the idea that all organisms have arisen from a single distant ancestor? अगर सभी ऑर्गेनिज्म का पूर्वज एक है तो सब में कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए। सभी ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं डीएनए को अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। जेनेटिक कोड सेमी कंजर्वेटिव है, जेनेटिक कोड सेमी कंजर्वेटिव नहीं है, डीएनए का रेप्लिकेशन था, तो इसे तो भूल ही जाओ। कोड यूनिवर्सल है, मतलब AUG को मैथ्योनिन अगर बैक्टीरिया भी पहचानता है तो हम भी पहचानते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सब लोग एक ही कॉमन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, और यही तो है वो सिमिलरिटी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म के पूर्वज एक ही हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म डीएनए को स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन के रूप में, इससे हमें ये आइडिया नहीं मिल रहा, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम हो सकता है, इंपॉर्टेंट है कि क्या भाषा सेम हो सकती है। अब जैसे सपोज करो कि राइटिंग की बात कर लूं मैं, सभी लैंग्वेजेस में अल्फाबेट का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि सभी लैंग्वेज एक जैसी हो गई। हाँ, अगर वाटर के लिए वाटर ही वर्ड इस्तेमाल किया जाए इंफॉर्मेशन में, तब हम बोल सकते हैं कि भाई ये कॉमन ओरिजिन की है, सिमिलरिटी देखी जाती है। और जैसे कि जेनेटिक कोड में AUG का मतलब मैथ्योनिन हुआ, या फिर जो ज्यादातर कोडॉन्स हैं वो कोडॉन सेम ही यूज होते हैं, हालांकि सभी कोडॉन सभी ऑर्गेनिज्म में यूज नहीं होते। कोडॉन बायसनेस वाली बात अपनी जगह। तो इसका आंसर है 3rd, जो कि बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा फैक्ट ऐसा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोडॉन है? ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब है कि 3 अल्फाबेट को मिला करके एक अमीनो एसिड कोड होता है। अगर आप इंसर्ट कर दो या डिलीट कर दो
तो सिग्निफिकेंट डिफेक्ट देखने को मिलता है मुझे प्रोटीन इंसर्शन में। बात सही है, इससे हमारे रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। बट तुम्हें याद है कि ये इंसर्शन या डिलीशन 3 के मल्टीपल का नहीं होना चाहिए, और यही तो वो हिंट था। तो केवल इंसर्शन डिलीशन बोल देने से तो मुझे काम नहीं मिलने वाला, इसलिए ये आंसर तो ठीक नहीं है। मुझे नंबर चाहिए, क्योंकि हम ट्रिपलेट कोड की बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ सिंगल इंसर्शन, अब सिंगल इंसर्शन से कुड बी रेमेडाइड बाय सिंगल डिलीशन नियर बाय। ये कह रहे हैं कि अगर एक सिंगल इंसर्शन हुआ है तो उसके इफेक्ट को हम सही कर सकते हैं अगर आसपास कहीं पर एक सिंगल डिलीशन भी कर दें। ये भी ठीक है, लेकिन इससे मेरा रीडिंग फ्रेम वापस आ गया। इससे मुझे ये जानकारी कहां मिली कि कोडॉन कितने का है। 2 नियर बाय इंसर्शन कॉजेज सिग्निफिकेंट डिफेक्ट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है लाइन। लेकिन अगेन, क्या इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जेनेटिक कोड में अल्फाबेट कितने होते हैं? 3 इंसर्शन नियर ईच अदर ऑफन लेड टू माइनर डिफेक्ट, ये बात है। जहां 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड होने से या डिलीट होने से पूरा फ्रेम बदल जाता है, 3 इंसर्ट करने से फ्रेम नहीं बदलेगा। जिस रीजन में ये है केवल इस रीजन में बदलाव आएगा, इसके बाद का और उसके पहले का जो रीजन है कोडिंग फ्रेम वो सेम का सेम रहेगा। और ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक अल्फाबेट को बना रहे हैं, और इसीलिए 3 के ऐड करने पर केवल कोडॉन चेंज हो रहे हैं, रीडिंग फ्रेम बदल नहीं रहा। रीडिंग फ्रेम जब बदलेगा जब उन अल्फाबेट जिनसे बना हुआ है वो 3-3-3 इन अल्फाबेट से कम या ज्यादा के इंसर्शन या डिलीशन हो, मतलब 3 से कम या 3 से ज्यादा के डिलीशन या इंसर्शन। तो केवल ये वो बात है जो कोडॉन इस ट्रिपलेट को जस्टिफाई कर। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट अबाउट द जेनेटिक कोड इज नॉट करेक्ट। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। मोस्ट अमीनो एसिड आर स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोडॉन, ये तो ठीक है। कोड इज डीजनरेटिव वाली कहानी। मैनी कोडॉन हैव मोर देन वन फंक्शन, एक कोडॉन के मोर देन वन फंक्शन होते हैं, मतलब एयूजी का मतलब मैथ्योनिन हो सकता है तो कुछ और भी हो सकता है, ये बात गलत है। कोडॉन नॉन एम्बिगुअस है। सम ऑर्गेनिज्म यूज कोडॉन डिफरेंटली देन अदर ऑर्गेनिजम्स, हाँ ये बात हमने देखी है कोडॉन बायसनेस के रूप में। जैसे अगर एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 6 कोडॉन है, तो उन 6 में से हो सकता है कि 2 कोई स्पीशीज इस्तेमाल करती हो, 2 कोई और इस्तेमाल करती हो। इन सम केसेस द थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन इज नॉन एसेंशियल। खास तौर से जब हम लोग वोबल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो हमने पाया था कि थर्ड अल्फाबेट ऑफ कोडॉन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो मिसमैच कर भी जाए तब भी काम बन जाता है, इसलिए ये लाइन भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पोर्शन ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल का स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के द्वारा? सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये एंजाइम अडाप्टर आर्म को पहचानता है, 5 प्राइम वाले एरिया को पहचानता है, और ये पहचानता है यार एंटीकोडॉन वाले लूप को भी। अमीनो एसिड को तो पहचानने की एबिलिटी है ही, इसी के बेस पर तो ये एंजाइम अलग अलग थे। तो ये एक्सेप्टर आर्म को पहचान रहा है, ट्रांसफर आरएनए की वो आर्म जिस पर अमीनो एसिड अटैच होता है उसी को हम लोग बोलते थे एक्सेप्टर आर्म, 3 प्राइम वाली जहां पे सीसीए लगे हुए। ये स्टेम लूप रीजन के बेसिस को भी पहचानता है, और ये एंटीकोडॉन रीजन को भी पहचानता है। अगर मान लो कि तुम्हें बीच वाले पे डाउट भी था तो तुम्हें इसका और इसका तो क्लियर होना चाहिए ना, तो फिर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन था जो बेस्ट था। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन? जब हम लोग यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो तुम्हें याद होगा कि 5 प्राइम साइट पर राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, और यहां शाइन डलगर्नो सीक्वेंस की स्टोरी थी। तो यूकैरियोट्स के अंदर कोजैक की कहानी थी, 5 प्राइम कैप थी जिसकी वजह से पहचाना जा रहा था कि मैसेंजर आरएनए का ये एंड है। रिकॉग्निशन करने के लिए साइन डलगर्नो यहां नहीं होता, लेकिन जो स्टार्ट कोडॉन है उसके लिए खास सीक्वेंस थी जिसे हम कोजैक सीक्वेंस कर रहे थे। तो इनिशिएशन फैक्टर्स यूकैरियोटिक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में चाहिए होते हैं, तो भाई चाहिए तो बैक्टीरिया में भी है। कोजैक कंसर्न सीक्वेंस ये केवल यूकैरियोट में चाहिए होती है, ये प्रोकैरियोट में नहीं चाहिए होती। तो ये है वो पॉइंट। बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए इज रिक्वायर्ड, इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में चाहिए होता है। हाँ ये बात अलग है कि यूकैरियोट्स में ये इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए केवल मैथ्योनिन लेके आता है और प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंस, तो फिर ये क्योंकि ये बात कॉमन है, ये बात कॉमन है, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ होगी बात। आंसर नंबर 2 है जो एकमात्र डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के मामले में इन एग्जांपल्स में से। क्वेश्चन नंबर 11, टर्मिनेशन कोडॉन बाकी कोडॉन से क्यों डिफरेंट है? भाई टर्मिनेशन कोडॉन जो है इनको बचाने के लिए ट्रांसफर आरएनए नहीं होते, इसलिए जब भी कभी टर्मिनेशन कोडॉन आता है ए साइट पर तो उसको पहचानने के लिए रिलीजिंग फैक्टर नाम के प्रोटीन्स आते हैं। ये डायग्राम तो तुम्हें याद होगा कि जैसे टर्मिनेशन कोडॉन आया यूएए, इसको पहचानने के लिए आरएफ आया रिलीज फैक्टर, और वो बाइंड करता है क्योंकि कोई ट्रांसफर आरएनए अवेलेबल है नहीं, और फिर ये प्रोसेस को टर्मिनेट करा देता है। तो दे बाइंड टू रिलीज फैक्टर इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर आरएनए, इसका यही आंसर है बेस्ट। बाकी सारे ऑप्शन तो एम ही है, जैसे कि पहला है दे ओनली रिकॉग्नाइज अ सिंगल ट्रांसफर आरएनए,
जब ट्रांसफर आरएनए को पहचानता ही नहीं, कोई है ही नहीं ट्रांसफर आरएनए जिसको पहचानता हूं स्टॉप कोडॉन को। दे आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू मेनी डिफरेंट आरएनए, तो फिर टर्मिनेशन कैसे होता? दे ओनली स्पेसिफाई अ सिंगल अमीनो एसिड, तो टर्मिनेशन कैसे होता? टर्मिनेशन कोडॉन डू नॉट डिफर फ्रॉम अदर कोडॉन, तो भाई टर्मिनेशन कैसे होता? कहानी तो टर्मिनेशन की है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वोबल कॉन्सेप्ट वाली कहानी अगेन। तुम्हारा ट्रांसफर आरएनए जिसका एंटी कोडॉन लूप ये बाइंड कर रहा है मैसेंजर आरएनए से 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो यहां जो भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ट्रांसफर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर रहे हैं। तो जो इंटरेक्शन है बिटवीन कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन है तुम्हारे ट्रांसफर आरएनए के अंदर और कोडॉन है तुम्हारा मैसेंजर आरएनए के अंदर। अब यहां एक ही ट्रांसफर आरएनए मल्टीपल टाइप के कोडॉन से बाइंड कर सकता है। तो सिंपल सी बात ये बोलो कि एक सिंगल एंटी कोडॉन पेयर कर सकता है मोर देन 1 कोडॉन से, और मैच कर लो। गलत हो गया क्योंकि पहले कोडॉन लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, डीएनए कहानी नहीं है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड की बात नहीं है। एंटी कोडॉन पहला, कोडॉन दूसरा, ये है तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अमीनो एसिड बाइंड करता है किस पार्ट ऑफ ट्रांसफर आरएनए से? ट्रांसफर आरएनए में जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई 5 प्राइम 3 प्राइम तुम्हें याद होगा यहाँ CCA सीक्वेंस थी और इस सीक्वेंस से बाइंड करता है और इसको हम लोग बोलते थे अडाप्टर आर्म। इस 3 प्राइम एंड से अमीनो एसिड बाइंड करता है, वो भी अपने COH ग्रुप का इस्तेमाल करके 3 प्राइम एंड। क्वेश्चन नंबर 14, एक पॉलीराइबोसोम है। द पॉलीपेप्टाइड एसोसिएटेड विद व्हिच राइबोसोम विल बी द लॉन्गेस्ट? पॉलीराइबोसोम में 5 प्राइम की साइड से राइबोसोम ने अटैच करना शुरू किया। अब चेक कर लो कि यहाँ पे 3 प्राइम की साइड वाले जो राइबोसोम हैं उनमें ज्यादा लंबी पेप्टाइड है या फिर जो 5 प्राइम वाले हैं उनमें। जब राइबोसोम यहाँ पढ़ के आगे बढ़ रहा है तो पढ़ते 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 पेप्टाइड को बड़ा कर रहा है। तो जो लास्ट एंड है जिधर स्टॉप कोडॉन है उस साइड मिलेगी लंबी पेप्टाइड और स्टार्ट वाली साइड मिलेगी छोटी पेप्टाइड। तो 5 प्राइम वाली साइड पे तो छोटी मिलने वाली है, 3 प्राइम वाली साइड पे मिलेगी लॉन्गेस्ट, मिडल वाले पे तो भाई इंटरमीडिएट मिलेंगी। ऑल पेप्टाइड्स विल बी सेम लेंथ। ऐसा क्यों होगा? प्रोटीन बन रहा है ना, लगातार अमीनो जुड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर है नंबर 2 जो सबसे बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 15 है जेनेटिक कोड में एक कोडॉन, वही सिंपल क्वेश्चन 3 बेसिस का बना होता है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला ऑप्शन देख के टिक कर और आगे भाग गए, बाकी ऑप्शन भी चेक करने जरूरी है, क्योंकि यहाँ बोथ भी लिखा हुआ है और जहां कहीं ऑल भी लिखा होता है तो वहां पे तो बहुत जरूरी है देखना। तो कंसिस्ट ऑफ 3 बेस, ये ठीक है। स्पेसिफाई अ सिंगल अमीनो एसिड, हाँ यार ये भी ठीक है। एक कोडॉन एक के अमीनो एसिड के लिए है, हाँ एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन हो सकते हैं। स्पेसिफाई मोर देन 1 अमीनो एसिड, नहीं जी ये बात गलत है। कुछ रेयर एग्जांपल है जहां पे न्यूक्लियर जीनोम से बने हुए आरएनए से कुछ और बनता है कोडॉन को पढ़ करके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ और, बट वो एक्सेप्शन है, वो यहाँ काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए इसका आंसर है बढ़िया बी एंड ए। क्वेश्चन नंबर 16 है एन एंटीकोडॉन वुड बी फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए? अब इतने देर से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं तो बच्चों वाला सवाल बन गया होगा। एंटीकोडॉन केवल ट्रांसफर आरएनए पर है, मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन है, और भाई बाकी तो यहाँ जस्ट तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डाल रखे हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसलेशन हो रहा है कोडॉन इन मैसेंजर आरएनए इज एक्चुअली रेड बाय। भाई कोडॉन पढ़ने के लिए कौन सी कहानी है, कौन आगे पढ़ता है कोडॉन को? एंटीकोडॉन। और एंटीकोडॉन कहां अवेलेबल है? ट्रांसफर आरएनए पर। तो ऑप्शन नंबर 3 है। बी साइट ए साइट तो जगह है जहां पे आके ट्रांसफर आरएनए पड़ता है। द एंटीकोडॉन इन एन अमीनो एसिड में एंटीकोडॉन नहीं होता, एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए में, तो इसलिए इसका आंसर है 3rd। इन कंपेयरिंग जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, अगेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के जीन एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं। यूकैरियोटिक जीन कैन प्रोड्यूस मोर देन 1 प्रोटीन। हाँ हमने कई सारे एग्जाम्पल में देखा है आरएनए एडिटिंग की वजह से और अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से अलग अलग टिश्यू में सेम जीन मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रोटीन बना सकती है। और कुछ जगह तो हमने पॉलीप्रोटीन कंडीशन देखी है, पॉलीप्रोटीन कंडीशन या पॉलीप्रोटीन कंडीशन देखी है, और कुछ जगह पे तो हमने पॉलीप्रोटीन वाली भी कहानी देखी है जिसमें एक ही पेप्टाइड में मोर देन 1 प्रोटीन का मैसेज अवेलेबल है, बाद में कटिंग वटिंग होकर के वो अलग हो जाते हैं। तो ये तो ठीक है। अब क्योंकि अगेन यहाँ भी बहुत की बात कर रखी है तो इसलिए सारे ऑप्शनों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रोकैरियोटिक जीन्स कैन प्रोड्यूस मोर देन 1 प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक जीन्स से मोर देन 1 प्रोटीन नहीं बनता भाई, वहां तो क्योंकि आमतौर पर स्प्लाइसिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती और अल्टरनेट स्प्लाइसिंग तो बिल्कुल नहीं होती वहां पे, इसलिए एक जीन से एक ही प्रोटीन बनता है। तो ये तो हो गई बात गलत। बोथ प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए दैट आर कोलिनियर विद प्रोटीन, हाँ ये बात ठीक है, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट में। अगर रीजन नंबर 1, 2, 3 है
तो जो इनसे बनने वाला प्रोटीन है उस प्रोटीन में भी रीजन नंबर 1 के बाद 2 ही आता है और 3 आता है। स्प्लाइसिंग या अल्टरनेट वाली कहानी भी आ जाए ना, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की, तब भी ये ऑर्डर चेंज नहीं होता। इसी को बोलते हैं कोलिनियरिटी, और ये बात कॉमन है। इंडिड ये वो पॉइंट था जो वाटसन क्रिक ने डिस्कस भी किया था कि प्रोटीन और अमीनो एसिड की जो चैन होती हैं एज कंपेयर टू उनके जीन्स के सेम ऑर्डर में मैसेज बिछा होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों करेक्ट हैं, ये है इसका बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड ग्लाइकोसाइलेशन करता है। तो मैं देखो ग्लाइकोसाइलेशन दो तरह का है, एक है एनलिंक्ड जिसमें एस्पाराजिन इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है ओलिंक्ड जिसमें सीरीन और थ्रेओनीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी है ग्लाइकोसाइलेशन के लिए और एस्पाराजिन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। सिग्नल पेप्टाइड वो सीक्वेंस थी जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से जैसी बन के बाहर निकली, इसे पहचान करके एसआरपी पार्टिकल इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लेके आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि भाई इसमें लिखा हुआ था इस प्रोटीन को ईआर पे बनना है। जब ये बन जाता है तो यहीं पर मौजूद एक एंजाइम सिग्नल पेप्टाइडेज उस सिग्नल सीक्वेंस को काट देता है। तो आंसर तो हो गया सिग्नल पेप्टाइडेज। पीडीआई था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम, और इसका काम था कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाए या फिर उन्हें तोड़े। यूबिक्विटिन ऐसे प्रोटीन थे जो टैग करते थे प्रोटीन्स को डिग्रेडेशन के लिए या किसी और मॉडिफिकेशन के लिए। तो प्रोटीएज नाम जनरल उन एंजाइम्स को बोलते हैं जो प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकते हैं। नो डाउट सिग्नल पेप्टाइडेज भी प्रोटीएज का एग्जांपल है, बट प्रोटीएज बहुत तरह के होते हैं, सभी प्रोटीएज ये काम नहीं करते, इसलिए बेस्ट आंसर है थर्ड। अगेन यहां भी जब हम लोग क्विज के सॉल्यूशन कर रहे थे तो कुछ इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर रहे थे। अब जैसे इसी डायग्राम को ले लो कि फ्री राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो रही है और फिर प्रोटीन को सिग्नल सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड पहचान करके उसका एसआरपी पार्टिकल लेके आ रहा है ईआर पर ट्रांसलेशन कराने के लिए। ये वो प्रोटीन है जिन्हें ईआर में काम करना है या गोल्जी में काम करना है या मेम्ब्रेन पर या लाइसोसोम में या फिर बाहर जाना है। ये सिग्नल सीक्वेंसेस काफी काम आती हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन वाली कहानी भी, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जिनके आसपास की इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में रूटीन में देखने को मिल जाएगी। मत भूलो क्वेश्चन गलत हुए हैं अच्छी बात है, अगर गलत हुए हैं तो गलती को सुधार लो, और जो सही भी हुए हैं उन्हें इग्नोर मत करो। जो भी यहाँ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या उसके आसपास की जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है उसको भी दिमाग में कैरी करो। कई बार तुक्के बदल जाते हैं, ठीक है। चलो फिर मजे करो, बाय बाय।